पढ़ना आप 6 क्लास से स्टार्ट कर देते हैं। 6 क्लास में आप ये देखते हैं कि एक चर का रैखिक समीकरण बनता कैसे है, उसे सॉल्व कैसे करते हैं। फिर आगे जाकर आप 7वीं कक्षा में उस एक चर के रैखिक समीकरण को ही समीकरण को हल कीजिए के रूप में हल करते हैं। फिर आगे जब आप 8th क्लास में आते हैं तो ये समीकरण को हल कीजिए भी आपको फिर से दिया जाता है, उसके अनुप्रयोग आप फिर से देखते हैं और इस प्रकार से ये समीकरण को हल कीजिए आप 9th कक्षा में एक बार और रिपीट करते हैं। ठीक है। एक चर मतलब वे राशि जिसका मान परिवर्तित होता रहता है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चर वे राशियां जिनका मान क्या हो, परिवर्तित होता रहे, मान परिवर्तित हो। तो इस चर राशि जिसका मान परिवर्तित होता है उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर हम लोग या स्मॉल लेटर x, y, z, a, b, c इत्यादि के रूप में हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सामान्य रूप में t हो गया, t के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से इन चर राशियों को हम x, y, z के रूप में प्रदर्शित करेंगे और उसके बाद गणितीय अंक और गणितीय जो है हमारे पास जो संक्रिया है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, उनका प्रयोग करते हुए कोई एक कथन जो दिया रहेगा उस कथन को संबद्ध करके चर राशि के साथ संबद्ध करके जब हम व्यक्त करेंगे तो वही कहलाएगा हमारा समीकरण। अच्छा, समीकरणों में जब आप पढ़े हो, जब मैं बोल रही हूँ आपको कि आप 6th क्लास में पढ़े हो तो आप ये भी पढ़े होंगे कि जो समीकरण होता है वो क्या होता है। तो समीकरण मतलब होता है, समीकरण मतलब दो भागों से बना हुआ भाग, दो पक्ष। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष करके हम लोग दो पक्ष बना लेते हैं, दायां पक्ष बायां पक्ष करके, और दोनों पक्ष को बराबर रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, फिर मान को आगे बढ़ाते हैं। और रैखिक इसलिए कहा गया है रैखिक क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के घातों का प्रयोग नहीं करते हो। मतलब चर राशि, जो भी चर राशि हो रहेगा उस चर राशि का एक मान प्राप्त होगा, एक मान प्राप्त होता है। जब चर राशियों का एक मान प्राप्त होता है तो उसको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। तो चर राशि का रैखिक समीकरण यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हैं, किसी एक चर राशि का रैखिक समीकरण। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं, चर राशियों के रैखिक समीकरणों को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित बीजीय समीकरण के लिए कथन बनाइए। थोड़ा सा हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, इस प्रैक्टिस में हम लोग करके देखे पर विचार करते हैं। तो करके देखिए में सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहले है जैसे 2x और फिर दिया गया है ऋण 3 बराबर 42। इसको सबसे पहले हम लोग कथन के रूप में लिखना सीखेंगे। तो जब कथन के रूप में इसको लिखना हम लोग सीखते हैं तो चर राशि के पास से गुजरते हैं। चर राशि में दो क्या है, गुना है, ठीक है। तो इसको हम लोग चर राशि है उसको किसी संख्या या आयु दिया रहेगा तो आयु, अभी तो फिलहाल यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है तो हम लोग संख्या मान लेंगे और संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। ये गुना हो गया, ये घटाना हो गया और ये बराबर की तरफ की संख्या हो गई, ठीक है। तो जब कथन के रूप में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस x को लिखेंगे किसी संख्या, तो x का हो गया किसी संख्या। अब उस संख्या के साथ क्या है, 2 का गुना, तो हम लिखेंगे किसी संख्या के दुगने, दुगुने। तो किसी संख्या के दुगने या 2 गुने भी लिख सकते हो। तो किसी संख्या के दुगने में ये 3 क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो किसी संख्या के दुगने में 3 घटाने पर भी लिख सकते हो या कम करने पर भी लिख सकते हो, क्योंकि घटाना यानी कम करना। तो किसी संख्या के दुगने में 3 कम करने पर, 3 कम करने पर दूसरा पक्ष प्राप्त होता है। दूसरा पक्ष क्या है, 42। तो किसी संख्या के दुगने में 3 कम करने पर 42 प्राप्त होता है। ये कथन हो जाएगा हमारा, ये कथन बन गया हमारा। किसी संख्या के दुगने में 3 कम करने पर 42 प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम कथन को तैयार करते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर दिया गया है x/x + 4, है ना, x और x धन 4 और बराबर दिया गया है यहाँ पर 28। तो x को क्या मानेंगे, x को क्या मानेंगे बताइए हमें, किसी संख्या। तो देखिए किसी संख्या, किसी संख्या। अब किसी संख्या को किसी संख्या में 4 जोड़कर क्या किया जा रहा है, उसी संख्या से क्या किया जा रहा है, भाग किया जा रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको पहले नीचे को लिखेंगे, किसी संख्या में 4
जोड़कर उसी संख्या को भाग देने पर कितना मिलता है? 28 प्राप्त होता है। ठीक है, और बहुत सारे हैं मस्त। प्रश्नावली के सवाल को पढ़ोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो समीकरण दिया रहेगा उसको इस तरह से कथन के रूप में लिख सकते हैं। अगर यहीं पर ये +3 होता तो क्या लिखते हैं? किसी संख्या के दुगने में 3 जोड़ने पर या 3 अधिक करने पर, ऐसा लिखते। तो प्लस है तो अधिक हो जाता है, माइनस है तो कम हो जाता है ना। भाग, गुणा, ये सब हमको करके क्या करना है? देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आइए प्रश्नावली पर बात करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। प्रश्नावली में इसमें जस्ट उल्टा बोला है। क्या बोला गया है? निम्नलिखित, क्या बोलता है देखिए, नीचे दिए गए कथनों से समीकरण बनाइए। सीजी बुक 5.1 प्रश्नावली की मैं बात कर रही हूँ, है ना। सीजी बुक में 5.1 प्रश्नावली में प्रश्न क्रमांक 1 है। इस प्रश्न क्रमांक 1 में जो है नीचे दिए गए निम्न कथनों से समीकरण बनाइए बोलते हैं। तो पहले समीकरण बनाइए में पहला क्या बोलता है कथन में कि 2 क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। देखिए, 2 क्रमागत संख्याओं का योग 11 है। 11 है। तो अब इसको हमको समीकरण के रूप में लिखना है। तो समीकरण में किसी संख्या के लिए हम लोग x ले लेंगे। अब 2 संख्याएं लेंगे तो एक संख्या मैं ले लूंगी x। ठीक है, माना पहली संख्या x है। अब प्रश्न में बोला है कि 2 क्रमागत संख्या, तो क्रमागत मतलब ठीक इसके बाद आने वाला। जैसे हमारे पास 2 है तो 2 के ठीक बाद क्या आता है? 3। 3 के ठीक बाद क्या आता है? 4। मतलब क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्या। तो 3 कैसे प्राप्त होगा? जब 2 में 1 जोड़ देंगे। 4 कैसे प्राप्त होगा? जब 3 में 1 जोड़ देंगे। मतलब यहाँ पर जो संख्या है वो सभी आपने बाद के ठीक बाद की संख्याओं से एक अधिक है। तो माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हम लोग ले लेंगे। दूसरी संख्या जो है वो x धन 1 है। ये हो गया दोनों संख्या। अब प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का जो योग है, प्रश्नानुसार दोनों क्रमागत संख्याओं का जो योग है यानी x और x धन 1, तो वो बराबर कितना है? 11 है। ये बन गया हमारा कथन, x धन 1 बराबर 11। इस प्रकार से आपको प्रश्न को हल करने हैं। जैसे दूसरा है आपका टिकेंद्र व तेजराम की आयु का योग 30 वर्ष है। टिकेंद्र, एक नाम टिकेंद्र और एक नाम क्या दे दिया गया है? तेजराम। टिकेंद्र और तेजराम दोनों के आयु का जो योग है वो कितना है बोल रहा है? 30 वर्ष है। जबकि टिकेंद्र की आयु तेजराम की आयु की दुगनी है। जो टिकेंद्र की जो आयु है वो तेजराम की आयु की क्या है? दुगनी है। मतलब तेजराम बराबर 2 गुणित क्या आ जाएगा? सॉरी, टिकेंद्र बराबर क्या आ जाएगा? टिकेंद्र बराबर 2 गुणित तेजराम। ठीक है, अब इसको कैसे ले लेंगे? माना तेजराम की आयु x वर्ष है। ठीक है, तेजराम की आयु x वर्ष, तो टिकेंद्र तेजराम से दुगनी आयु का है तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और प्रश्नानुसार इन दोनों की आयु का योग कितना है? तो x धन 2 दोनों के आयु का योग जो है वो 30 वर्ष है। मतलब x धन 2x बराबर कितना आ जाएगा? 30। तो ये दूसरा समीकरण बन गया। इस प्रकार से हम लोग समीकरण को क्या करते जाते हैं? बनाते जाते हैं। इस प्रकार से हमारा समीकरण जो होता है वो बनता जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग।
प्रश्न क्रमांक 3 है, एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी और तीसरी भुजा के बराबर है, भुजाओं का योग 40 है। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। तीसरा, त्रिभुज में 3 भुजा होती है। माना त्रिभुज की एक भुजा y है। देखिए मैं बार बार x का प्रयोग कर रही थी, y का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि मैंने बताया है x, y, z कोई भी चर राशि का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर y चर राशि का प्रयोग कर रही हूँ। अब क्या बोला है प्रश्न में कि एक त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है। दूसरी भुजा बराबर एक भुजा की दुगनी यानी कि 2y, और तीसरी भुजा कैसे है बोल रहे हैं? तीसरी भुजा जो है इस पहली भुजा के बराबर है, बराबर पहली भुजा, तो ये क्या हो जाएगा? y। अब प्रश्न अनुसार इन सभी भुजाओं का योग, प्रश्न अनुसार सभी भुजाओं का योग यानी y धन 2y धन y बराबर दिया गया है 40। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इस प्रकार से हम लोग सभी भुजाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं, कथन तैयार कर सकते हैं, है ना, कथन तैयार करके उसको हल कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम निकालेंगे हम रैखिक समीकरणों को हल करना। ये हो गया कथन से आपको समीकरण बनाना सीख गए आप, और समीकरण से कथन बनाना सीख गए आप। अब हम नीचे दिए गए समीकरणों को हल करना सीखेंगे। आप लोग इसको सीख रहे हो, कहाँ पर सीख रहे हो आप सब इसको? आप लोग सब इसको कहाँ पर सीख रहे हो भाई? आप सब इसको प्रश्नावली 5.1 में सीख रहे हो। हम प्रश्नावली 5.1 में चल रहे हैं ना, याद रखना, हम प्रश्नावली 5.1 में चल रहे हैं। चलिए आइए हम हल करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल को। समीकरण को हल कीजिए, नीचे दिए गए समीकरणों को हल कीजिए। समीकरणों को हल कीजिए। हल करने के लिए मैं आप लोगों को पक्षांतर विधि सिखाऊंगी, ठीक है? तो जैसे पहला सवाल है आपका 5x धन 2 और बराबर कितना है? 17। कौन से नियम से हल करेंगे हम लोग? पक्षांतर के नियम से। जब एक राशि को दूसरे पक्ष के तरफ भेजा जाता है तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या धनात्मक, गुणा भाग और भाग गुणा होता है। पक्षांतर के नियम, पक्षांतर के नियम। इस नियम के अनुसार जो धन राशि होगी उसका पक्षांतर होने पर ऋण हो जाएगा, ठीक ऋण राशि का पक्षांतर धन हो जाएगा। जो गुणा राशि होता है उसका पक्षांतर भाग हो जाता है, और ठीक भाग राशि का पक्षांतर जो होता है वो गुणा हो जाता है। इस बात को याद रखना, ये पक्षांतर के जो है आपके पास नियम है। तो आइए हम प्रश्नावली को हल करते हैं। हमारे पास है 5x धन 2 बराबर 17। तो सबसे पहले चूंकि हमको इस x का मान निकालना है, इसके पास जो संख्या जो राशि चिपकी होगी उसको सबसे लास्ट में भेजेंगे, और जो इससे अलग राशि है उसको पहले पक्षांतर करेंगे। तो सबसे पहले ये 5x है और ये धन 2 का इस पक्ष में पक्षांतर करेंगे, तो ये धन 2 चूंकि धनात्मक राशि है इधर आकर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। एक धन का चिन्ह है, एक ऋण का चिन्ह है, एक धन और एक ऋण हमेशा घट जाएंगे। तो 17 में से 2 गया आ गया 15, क्योंकि 17 बड़ी राशि है इसलिए 15 में धन राशि आ जाएगा, 15 धनात्मक रहेगा। अब आगे हमको इस x का मान प्राप्त करना है चर राशि का। अब उसके साथ 5 किस रूप में है? गुणा रूप में है, तो गुणा का पक्षांतर इधर क्या हो जाएगा? तो इधर भाग हो जाएगा। ये आ जाएगा 15 और भागित आ जाएगा आपके पास 5। चलिए कटा देते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 5 एकम 5 और 5 दिया क्या आ जाएगा? 15। कट गया दोनों, तो x का मान आपके पास x बराबर कितना आ गया? 3। यही समीकरण का क्या कहलाता है? हल। तो इस प्रकार से इस समीकरण का क्या हो गया? हल हो गया। कितना प्राप्त हुआ? x बराबर 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं हम। इसमें
प्रश्न क्रमांक 3 है आपके पास 4x धन 8x, ठीक है, 4x धन 8x बराबर दिया गया है आपके पास 17x और ऋण दे दिया गया है 9 और ऋण 1, 9 ऋण 1, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। पहले तो यहाँ पर क्या है, समान चर राशियों वाला मान आपस में जुड़ेंगी, समान चर राशियां आपस में जुड़ेंगी, चिन्ह के अनुसार जुड़ेंगी या घटेंगी। तो ये दोनों समान चर राशि वाले हैं, समान चिन्ह वाले हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ये 8 और 4 हो जाएगा 12x बराबर 17x, और ये दोनों राशियां अचर राशियां हैं, दोनों में ऋण का चिन्ह है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे पर चिन्ह ऋणात्मक ही रहेगा। 9 और 1 कितना आ जाएगा 10। अब चूंकि हमको इस x का मान निकालना है, इसलिए अब इस राशि 17x को इधर लाना पड़ेगा। जब 17x इधर लाएगा तो चूंकि ये धनात्मक है, इधर आकर ये ऋणात्मक हो जाएगा। धनात्मक का पक्षांतर ऋणात्मक और बराबर इधर बचा रहेगा ऋण 10, ठीक है। हल करेंगे हम इसको आगे, यहाँ ले लेती हूँ आगे। तो ये जब हल होगा तो देखिए दोनों समान चर राशि वाले मान हो गए। ये 17 ऋण 17 है, ये धन 12, ये धन है ये ऋण है, घट जाएंगे। 17 में से 12 गया 5, क्योंकि 17 बड़ा मान है इसलिए इसका चिन्ह आ जाएगा ऋण 5। तो ये आ जाएगा 17 में से 12 गया तो ऋण 5 x और बराबर ऋण 10। चूंकि आपको सिर्फ x का मान निकालना है, इसलिए आप दूसरी तरफ पक्षांतर कर दोगे, ऋण 10 बटे हो जाएगा ऋण 5। तो x बराबर आपके पास हो गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये ऋण और ऋण दोनों कट गए, धन आ गया आपके पास। तो x का मान आपके पास आ गया x बराबर 2। इस प्रकार से हम समीकरणों को क्या करते हैं, हल करते हैं। इस प्रकार से समीकरणों को हल किया जाता है। जो सवाल मैं छोड़ रही हूँ आप लोग प्रैक्टिस करिए घर पे, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना मेरे बताने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं नियम बताऊंगी पर जब तक आप अपने घर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे गणित बनना शुरू नहीं होता है। प्रैक्टिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना, बहुत महत्व रखता है यहाँ पर प्रैक्टिस करना। आइए देखते हैं हम 3z - 2 + 5z = 2। अब यहाँ पर क्या होता है, अब z का मान निकालना है। जब भी आपको ये ब्रैकेट दिया गया हो तो 7th कक्षा में आपने पढ़ा है कि ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नियम है, ब्रैकेट स्लैब बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। तो यहाँ पर एक नियम है कि पहले ब्रैकेट हल होगा। तो ब्रैकेट जब हल होगा तो उसके बाहर जो संख्या रहेगी उसका उस पूरे अंदर संख्याओं के साथ गुणा होगा। तो ये 3 बाहर में है, इसके साथ सबका गुणा हो जाएगा। ये हो जाएगा 3z, फिर ये 3 का गुणा ऋण 2 से होगा तो ऋण 3 दूनी 6, ठीक है। 3z - 6 आ गया प्लस 5z = कितना आ गया 2 बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर दो समान चर राशियाँ कौन सी है, 5z और 3z समान है, z और z, इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। ये 5 और 3 जुड़ गए, ये हो गया 8z ऋण 6 बराबर 2। क्योंकि हमें 6 का मान z का मान निकालना है, इसलिए हम ये 6 को ट्रांसफर करेंगे, इसके सामने ट्रांसफर यानी पक्षांतर, है ना। तो यहाँ पर चूंकि ये माइनस है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 8z = 2 + 6, यानी ऋण का इधर पक्षांतर क्या हो जाता है धन। आगे देखिए ये 8z हुआ और ये 6 + 2 यानी 6 और 2 को जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 8 और z = क्या, z का मान निकालना है तो उसके पास जो संख्या रहेगी उसका पक्षांतर सबसे लास्ट में होगा, तो ये हो जाएगा 8 और इसका पक्षांतर ये नीचे आया तो 8/8, दोनों कैंसिल हो गए, 8 से 8 घट गया, कितना 1 कट गया, कितना बच गया तो 1। तो यहाँ पर z का जो आंसर आया वो आपके पास कितना आता है, z = आ जाता है 1। यहाँ पर z की वैल्यू जो आती है वो आ जाती है आपके पास 1, z = 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, समीकरणों को हल करना सीख रहे हैं, समीकरण को हल कर रहे हैं। आइए, समीकरण को हल करना बहुत इजी है। इसमें से जो भी चैप्टर आपके बचा रहेगा उसको आप लोगों को हल करना है ना। दूसरे वाले जो भी क्वेश्चन बचे, जब तक आप हल नहीं करोगे आप लोगों को इसमें आइडिया नहीं आएंगे। हल करना आप लोग को सीखना है ना। तो इसमें से
से जो बचत वाला है वो आप लोग बनाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है निम्न समीकरणों के लिए कथन बनाइए। तो कथन मैं आपको बना के बता चुकी हूँ, पुस्तक में और बहुत सारे प्रैक्टिस है वो करना। फिलहाल हम चौथे नंबर के प्रश्न पे चलते हैं, जहाँ पर मुझे फिर से आपको बताना है समीकरणों को हल कीजिए। तो आइए हम इसमें फिर से सीखते हैं समीकरणों को हल करना। तो इसका पहला नंबर का क्वेश्चन मैं लेती हूँ, यह है 6 + 4 - m = 8 और 3m और यहाँ पर आ जाएगा +5। ठीक है, 6 धन 4 रीड m बराबर 8 और 3m धन 5 ब्रैकेट में। तो जब जैसे कि मैंने रूल बताया कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, है ना, कोष्ठक हटेगा। तो ये जो ब्रैकेट जब ये सॉल्व होगा, ये वाला जब ब्रैकेट सॉल्व होगा तो इसके सामने ओनली प्लस है, 6 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बहुत बच्चे कर देते हैं। इसके ब्रैकेट के ठीक बाहर में जो है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। प्लस के बाद कोई संख्या रहता तो मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ कोई संख्या नहीं है तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम टू सेम आ जाएंगे। तो ये सेम टू सेम आ गए। इधर मल्टीप्लाई 3m + 5 का किससे होने वाला है? 8 से गुणा होने वाला है। तो कैसे हो जाएगा? देखिए, पहले 8 का 3 से गुणा हो जाएगा, 8 × 3 हो जाएगा। तो 8 × 3 कितना हो जाएगा आपका? 24, यानी 24m, है ना, 24m। और उसके बाद फिर ये बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 8 का 5 से हो जाएगा 8 × 5, यानी 8 पंचे तो कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, अब हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों समान राशियां हैं, दोनों के सामने धन का चिन्ह है, तो यहाँ पर ये दोनों आ जाएंगे 10 यानी 10 और ये ऋण m बराबर 24m धन 40, 24m + 40। बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी ही समझते हैं, इसलिए थोड़ा सा अंग्रेजी में बोलना पड़ता है हम लोग को। ठीक है, बहुत सारे और हमारे गांव के जो बच्चे होते हैं वो अंग्रेजी बहुत कम समझ पाते हैं, तो बड़ा दिक्कत होता है हम लोग को पढ़ाने में। चलिए आगे फिर भी कोशिश करते हैं, जैसे भी हो कम से कम आप देख के पढ़ते जाइए, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, m अब हमारे पास देखो क्या है, इधर m है, इधर भी m है, इधर संख्या इधर भी संख्या है। तो क्या करेंगे, m वाले मान को इधर और जो संख्या वाले मान होंगे वो इधर रखाएगा। तो कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये अपनी जगह में रहेगा, इसलिए इसको इसके चिन्ह के साथ पहले यहाँ पर उतार लिया जाए। फिर कौन अपनी, ये इक्वल का चिन्ह भी उतार लीजिए। फिर कौन अपनी जगह में रहेगा, ये 40 अपनी जगह में रहेगा, उसको भी उसके चिन्ह के साथ उतार लिया जाए। तो प्लस के चिन्ह को उतारने की जरूरत नहीं है। अब ट्रांसफर कौन पहले होगा, तो 10 होगा, तो 10 प्लस में है, इधर आएगा तो ये -10 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर ये 24m 24m धन में है, इधर आएगा ये हो जाएगा -24। ठीक है, आ गया। अब देखिए दोनों के चिन्ह समान, दोनों के चर राशि समान, दोनों प्लस हो गए, कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसका गुणांक क्या है, 1 है, 1m है, तो 1m और 24m, ये हो जाएगा ऋण 25m। ये 25m हो गया, इज इक्वल, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्लस में एक माइनस में, माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। 40 में से 10 को घटाइए आप, 30। अब चूंकि आपको m का मान निकालना है, m = आ जाएगा 30 और ये m का मान निकालना है तो ये -25 इसके नीचे। ठीक है, 25 से 30 नहीं कटता है, मतलब एक साथ दोनों विभाजित नहीं है। तो क्या करना है फिर, तो इनको एक जैसी संख्याओं से आप डिवाइड कर दीजिए। तो एक जैसी संख्या कौन सी डिवाइड होंगे, दोनों एक जैसी कौन सी संख्या से डिवाइड होंगे, 5 से। 5 से एक कितने बार में डिवाइड होगा, 6 बार में, और एक कितने में, 5 में। और ये माइनस प्लस नहीं हुआ तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6/-5। ये आपका आंसर है, ये 6/-5 जो है ये आपका आंसर रहेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे अब आपका समीकरण जो होगा वो कठिन होता जाएगा, सरल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका m = 6/-5। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम ये वाला देख लेते हैं 4th नंबर का। इस पर क्या है, बाकी 2, 3 आप बनाइए। x/3 + 1 दिस इज इक्वल टू 7/75, 7/75, है ना। x/3 धन 1 बराबर 7/75। ये x चर राशि है जिसका मान आपको प्राप्त करना है। x से जो दूर राशि है यानी धन 1, इसका आप पहले पक्षांतर करिए। ये हो जाएगा 7/75। ये जो +1 है इधर ट्रांसफर होकर हो जाएगा -1, ट्रांसफर यानी पक्षांतर। ठीक है,
अब यहाँ पर इस सवाल को हल करना है कि पहले हम इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, लघुत्तम विधि का प्रयोग करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है और इसके नीचे है 75, तो कुल मिलाकर 75, 75 एलसीएम आ गया आपका लघुत्तम समापवर्त। तो लघुत्तम समापवर्त में जिसके नीचे है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और जिसके पास नहीं है उसी के साथ उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 75 एकम 75 यानी 75 का 1 से मल्टीप्लाई, तो 75 1 जा 75 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x/3। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो 75 में से 7 गया, ये 68 आएगा। क्योंकि माइनस वाला वैल्यू बड़ा है इसलिए -68 आ गया और नीचे आ गया 75। अब आगे बढ़िए। अब चूंकि आपको x का मान निकालना है तो ये 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, भाग दे रहा है। तो जो भाग देगा उसका पक्षांतर क्या बताइए, गुणा बताइए। तो ये इधर गुणा करने लगेगा, ये इधर सीधा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे गुणा नहीं करेगा, नीचे में है तो ऊपर गुणा करेगा, है ना। और ये हो जाएगा 75। अब क्या करना है, फिर से हम इसको कटाएंगे और अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। तो कैसे कटाएंगे 68 और 75 को, भाई किससे कटना चाहिए, ये तो सम संख्या है, ये तो विषम संख्या है। तो एक काम करते हैं हम 75 को पहले 3 से कटा देते हैं। तो 75 3 से कितने बार में कटेगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, ये बच गया 1 और ये आ गया 5। कितने बार में कट गया, 25 बार में। ठीक, अब ये सम है और ये विषम अंक है, तो एक सम एक विषम अंक आपस में नहीं कर सकते। इसको आप सीधा लिखेंगे -68/25। ये पूरा x का मान है। x का मान जरूरी नहीं है 1 2 3 4 5 ही है, ऋणात्मक संख्या भी आ जाता है, भिन्नात्मक संख्या भी आ सकता है, पूर्णांक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर x एक चर राशि है और इस चर राशि का मान आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 5.1 का ये सवाल समझ में आ रहा होगा। और आप अगर इस प्रश्नावली को शुरू से थोड़ा सा पढ़ते हैं, पक्षांतर के नियम यानी ट्रांसफर रूल और सॉल्यूशन तो मैं बता रही हूँ, सारे क्वेश्चंस को करने के बाद बता रही हूँ कि कैसे कैसे बनता है करके, है ना। तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं जानी चाहिए मेरे ख्याल से। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर मुझे पूछ लीजिएगा। अब देखिए इसमें से 5वां मैं सॉल्व करती हूँ। m-1/2 दिस इज इक्वल टू 1 - m-2 और अपॉन क्या है 3। देखिए सब में बटे है, तो बटे वाले सवालों में सब में बटे एक समान होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले इसको हल करेंगे। इसमें बटे 2 है, इसमें बटा नहीं है, तो 2 का हम एलसीएम ले लिए, ये बटा 2 आ गया। अब इसके पास नहीं है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2m हो गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर बाहर में माइनस है और जब भी ऐसा कुछ हो कि बाहर में माइनस हो तो अंदर वाले जो भी संख्या होते हैं उसके चिन्हों को बदलते हैं। ये बहुपद जब हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स, तो मैंने उसमें आप लोगों को ये बताया था। तो ये आ जाएगा -m और ये माइनस है वो प्लस हो गया, मतलब इनके जो भी चिन्ह थे वे सभी आपस में बदल गए। ठीक वैसे ही यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 से 1 का मल्टीप्लाई होगा ये 3 और ये माइनस हो जाएगा -m और ये हो जाएगा +2। अब देखिए आगे हल करते हैं। ये सेम वेरिएबल है, 2m में से m, ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा, m बचेगा और यहाँ पर बचेगा +1। तो m+1/2 दिस इज इक्वल टू बराबर, ये 3 है और ये 2 है, दोनों प्लस में है तो आ जाएगा 5 - m और अपॉन। जब ऐसे हम ऐसे इस रूप में समीकरण को प्राप्त कर लेते हैं तब हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिर्यक गुणा, मतलब ये अंश का इस हर से और इस अंश का इस हर से मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं। नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर का नॉमिनेटर से। तो ये 3 का मल्टीप्लाई पहले हो जाएगा m+1 से, फिर इज इक्वल टू ये 2 का मल्टीप्लाई होगा 5 - m से। ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई m+1 से और इस 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 5 - m से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा 3m 3m, है ना, ये +3 मतलब 3 एकम 3, 3 1 3। फिर ये हो जाएगा 2 × 5 2 पंचे, तो ये हो जाएगा 10। फिर ये हो जाएगा -2m। अब जैसे मैंने बताया हमें m का वैल्यू निकालना है, तो m वाले पक्ष इधर और जिसमें m नहीं है इधर रहेंगे। तो ये अपनी जगह पे है, इक्वल का चिन्ह अपनी जगह पे है और कौन सा अपनी जगह पे रहेगा 10। ट्रांसफर कौन हुआ -2m, इधर आकर +2m। माइनस कौन हुआ +3, इधर आकर -3।
चलिए सॉल्व करते हैं। 3m प्लस 2m, 3 प्लस 2 ये होता है 5, तो 5m दिस इज इक्वल टू 10 माइनस 3, 10 में से 3 गया कितना बचेगा 7, पॉजिटिव आएगा क्योंकि 10 बड़ा है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 7/5, 7/5। ये इस प्रकार से आंसर आ जाता है। हल करते जाइए, हल करते जाइए, आप इसी तरह से इनको हल कर सकते हैं और इनका तो कोई तरीका नहीं है इनको हल करने का। एलसीएम लेकर ही बटे वाले संख्या जो होते हैं ना उनको एलसीएम लेकर ही हल किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, एक दो प्रश्न और कर लेते हैं। होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं बार बार बोल रही हूँ, बिना प्रैक्टिस के आप इस प्रश्नावली के सवालों को हल नहीं कर सकते। आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आप सबको बहुत प्रैक्टिस करना है इन सवालों को हल करने के लिए। चलिए हम देखते हैं 6 नंबर के सवाल को। इसमें थोड़ी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें समझना है आपको। 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, ठीक है, इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। देखिए यहाँ पर हम जब एलसीएम लेंगे तो पहले नीचे हरों का गुणा कर लीजिए, 4 गुणित 3, 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 12 हो जाएगा 12। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी इस 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा 3t माइनस 2 माइनस इस 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2t प्लस 3 से, क्योंकि इसके पास 4 नहीं है और इसके पास 3 नहीं है, तो जो नहीं है राशि उसका गुणा कर दीजिए, बराबर इधर हो जाएगा 3, 2, ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा t से, तो 3t। चलिए हल करते हैं, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9t माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस 4 है तो माइनस 4 अंदर जाएगा तो 4 इंटू 2 8t और ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो ये माइनस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। नीचे में है बटे 12 बराबर 2 ऋण 3t यानी 2 माइनस 3t/3। चलिए कौन कौन समान है, ये दोनों समान चर राशि वाले हैं, ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएंगे, 9 में से 8 गया तो केवल 1t बचेगा, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप केवल t लिख लीजिए। और ये -6 माइनस 12 दोनों माइनस में है इसलिए जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा -80/12। इधर क्या है 2 माइनस 3t और अपॉन क्या है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आप तिरिया गुणा कर लीजिए, क्या आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा t माइनस 18 से इज इक्वल टू 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 3t से। ठीक है, चलिए हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3t माइनस 18 इंटू 3 मतलब 18 गुणित 3, तो 18 दिया कितना आ जाएगा 54, 18 3 जा है ना, इज इक्वल टू फिर यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 36, 12 दूनी 24, 12 दिया 36। सेम कंडीशन जैसे मैंने पहले कहा, ये 3t अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल अपनी जगह पे रहेगा, 24 बदलेगा कौन, ये इधर आएगा प्लस 36t, ये इधर जाएगा प्लस 54। ठीक है भाई, चलिए प्लस कर दीजिए, 36 प्लस 33 हो जाएगा 39t, इन दोनों का प्लस आएगा तो ये हो जाएगा आपका 8 और 5 प्लस 2 आ जाएगा 7। ठीक, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 78/39। ठीक है, आ सकता है। ठीक है, अब ये दोनों किससे डिवाइडेड है तो आप देख लीजिए, आपको टेबल आता होगा, तो 13 के टेबल से डिवाइड है, ये 3 बार में और ये 6 बार में, फिर 1 और ये हो जाएगा 2, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, यस 39 2 जा यानी कि 39 2 जा 78, तो t इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, होप सो आपको इस प्रश्नावली का सवाल समझ में आया होगा। आप लोग क्या करोगे मैं बता देती हूँ। इस प्रश्नावली में पहले थोड़ा कथन कारण को समझ लीजिए। समीकरण हल करना मैंने जैसे बताया आप 6, 7, 8 क्लास में सीख चुके हैं। ये थोड़ा सा उसका रूप जो है वो थोड़ा बड़े रूप में है, तो इस बड़े रूप को आप समझिए जैसे मैंने बताया है। 2 बार 3 बार आप वीडियो देखकर समझिए और बाकी के सारे प्रश्न आप हल करने की कोशिश कीजिए। ठीक है।